25 जून 1975 की वह तारीख जो आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बन के रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। आज हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। वह आपातकाल जिसके दौरान लोकतंत्र पर पहरा लगा दिया गया, जुबानें सी दी गई, अखबारों पर ताले डाल दिए गए और जो कोई उसका विरोध करता था उसको गाड़ियों में ठूसकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस दौर में भी बागपत के बड़ौत से एक ऐसी आवाज उठी, एक ऐसा युवा नेता, निडर नेता जिसने संजय गांधी का खुलकर विरोध किया। आज हम बात करेंगे उन्हीं से। पहले परिचय करा दूं, उनका नाम है ओमवीर तोमर। जी हां, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि मंत्री भी रह चुके हैं और आज कांग्रेस के एक बड़े पद पर है, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनसे बात करते हैं। तोमर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तोमर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जिस समय इमरजेंसी लगी थी वो सुबह का क्या मंजर रहा था? असल में आपातकाल सवेरे के वक्त नहीं, 25 जून को आधी रात को लगाया गया जी। और रात को ही घोषणा से पहले सारे पार्टियों के विपक्ष के नेताओं का पता लगा लिया गया था कि कौन कहाँ रुका है। जी। जो जहां जहां रुका था उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया था। जी। अगले दिन उसकी घोषणा की गई थी कि आपातकाल लगा दिया गया है देश में। जी, बिल्कुल। जैसे ही उस समय एक ऐसा दौर रहा था तोमर जी कि जो कोई व्यक्ति अगर विरोध करता था तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो थोड़ा सा क्या आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएंगे कि इमरजेंसी किस तरीके से लागू की गई थी, क्या क्या उसमें बाउंडेशन रखी गई थी, किस तरह का एक माहौल बनाया गया था? असल में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ राजनाथ जी चुनाव लड़े थे जी। और राजनाथ जी चुनाव हार गए थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था कि इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते सरकार की तमाम सदुपयोग दुरुपयोग किया है सरकार की मशीनरी का। जी। अपने निजी सचिव को, जो सरकारी निजी सचिव है, जी। उसको चुनाव में भेजा गया, सरकारी गाड़ियों को चुनाव में लगाया गया और सरकारी धन भी चुनाव में खर्च किया गया। जी। इन चीजों का संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया और उस चुनाव को उन्होंने निरस्त कर दिया जी। और 6 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी जी पे पाबंदी लगा दी कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती। लिहाजा इंदिरा गांधी जी ने अपनी कैबिनेट में बैठक की जी। और कैबिनेट की बैठक पर उस वक्त संजय गांधी का बहुत प्रभाव था। जी। गृह राज्य मंत्री ओम मेहता थे और बंसीलाल जी, वो दोनों संजय गांधी की राय मानते थे। जी। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और जी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित कर दिया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रह सकती है लेकिन कोई भी वो महत्वपूर्ण फैसला नहीं कर सकती है। जी। लिहाजा जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उसको पंगु बना के बैठा दिया। जी। इससे पहले देश भर में छात्र आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। जी। उसके कारण पूरे देश में हलचल मच चुकी थी और उस हलचल के कारण इंदिरा गांधी जी ने समझा कि विपक्ष प्रतिरोध को अड़ा हुआ है। जी। लिहाजा सारे नेताओं की गिरफ्तारी करा दी गई, जी। आपातकाल की घोषणा कर दी गई और एक तरफा सरकार का ही आधिपत्य हो गया। टोटल मुकम्मल राजनीति पे विपक्ष की कोई भूमिका नहीं बची। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। अखबार कोई भी खबर बिना सरकार की सेंसरशिप के, जांच पड़ताल के बिना नहीं छापेगा।
जी ये फैसला हो गया। कई महत्वपूर्ण पत्रकार भी जो इस फैसले से सहमत नहीं थे, उनकी प्रतिरोध के कारण उनकी भी गिरफ्तारियां कर ली गई। बिल्कुल, आपने बताया कहीं ना एक कहीं और तोमर जी। जी एक दूसरे विरोध की स्थितियां बहुत कम थी। जी, उस समय तो कोई विरोध कर ही नहीं रहा कुछ था। लोगों ने जो विरोध जो किया। लोग विरोध करना चाह रहे थे, जो विरोध करने जा रहे थे, उनको पकड़ के गाड़ियों में ठूंस के जेल में डाल दिया गया। तो उस समय जब संजय गांधी बड़ौत आए और आपने गो बैक के नारे लगाए, उनका विरोध किया, क्या तोमर साहब बताएंगे कि वो फैसला आपका था या किसी से ने आपको प्रेरित किया था ये सब करने के लिए? असल में मेरे पैर में जब मैं जेल में था, जी पहले फ्रैक्चर के कारण स्टील नेल पड़ी थी। जी उसमें दर्द बढ़ना शुरू हो गया। मुझे मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए भेजा गया। जी डॉक्टरों ने उस स्टील नेल को निकालने की कोशिश की, उनसे निकली नहीं। जी उन्होंने मुझे पैरोल दिया कि आप ऑपरेशन करा के दूसरे अस्पताल में जहां ये डाली गई थी, जी वहीं इसका ऑपरेशन कराइए। 3 अप्रैल को मेरे डॉक्टर ने पैर के ऑपरेशन का मुझे समय दिया। 4 अप्रैल को बड़ौत में संजय गांधी जी का आगमन था। जी 1 अप्रैल को मैं चौधरी चरण सिंह जी छूट गए थे, जयप्रकाश नारायण जी छूट गए थे, बिजू पटनायक जी छूट गए थे, जी पुरानी कांग्रेस के समाजवादी नेता थे अशोक मेहता, वो भी छूट गए थे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये चारों लोग छोड़े गए। जी मैं चौधरी चरण सिंह जी से मिलने चला गया। उस वक्त कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, वो बहुत आहत थे, उनकी मनस्थिति बहुत दुखी थी। जी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे लोगों ने, नेताओं ने, जो मेरी स्टेज पे बैठते थे, टिकट मांगते थे, मेरी जी नाक कटवा दी, माफी मांग आए, जेल नहीं गए, जेल गए तो जेल से माफी मांग करके बाहर आ गए। मुझे उन्होंने कहा कि तुम पैरोल पे हो, संजय गांधी का बड़ौत आगमन हो रहा है, जी मैं पाबंदियों में हूं, मैं अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्या तुम प्रतिरोध करके ये एहसास करा सकते हो कि ये लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, आजादी बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली थी, जी हम इस आजादी को एक पार्टी के माध्यम से गुलाम पार्टी नहीं, गुलाम देश नहीं बनने देंगे, और तुम प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध करके एक आपातकाल के खिलाफ संजय गांधी के सामने ये एहसास करा सकते हो कि ये चौधरी चरण सिंह जी का क्षेत्र है। एक तरफा यहाँ सत्ता की दादागिरी, सत्ता का जो दौर है, एक तरफा मनमर्जी वाला, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जी लिहाजा उन्होंने मेरी ये भूमिका तय कराई। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने उनकी बात को माना और अपनी जान की बाजी लगा करके, जहां बहुत बड़ी भीड़ प्रशासन के माध्यम से बड़ौत में लाई गई थी, जी उस स्टेज पे बंसीलाल जी थे, उस स्टेज पर मुख्यमंत्री नारायण तिवारी थे, उस स्टेज पर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जी उस स्टेज पर वीरेंद्र वर्मा थे, और यूथ कांग्रेस की नेता अंबिका सोनी थी। बंसीलाल जी ने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें कही। जी मैंने खड़े होकर के प्रतिरोध में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, आपातकाल मुर्दाबाद का नारा लगाया, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद का नारा लगाया, और संजय गांधी वापस जाओ, गो बैक इस का नारा नारे के है। बाद जी बड़ी भारी पुलिस की फोर्स ने मुझे घेरेबंदी में ले लिया, मेरी गिरफ्तारी हुई, और रात के 12 बजे मुझे पीएससी के ट्रक में लेकर के मेरठ की लाल कुर्ते थाने पहुंचाया गया। अगले दिन मुझे फिर दोबारा मेरठ की जेल भेज दिया गया। जी बिल्कुल, तोमर साहब कहीं न कहीं आपने पूरी चीज़ें बताई हैं, दर्शकों को ये चीज़ें जानकारी दी हैं कि कहीं न कहीं चौधरी चरण सिंह जी से आपको प्रेरणा मिली थी, उन्होंने ही आपको आदेश दिया था कि आप जाइए, बड़ौत में उनका दौरा है संजय गांधी का और गो बैक के नारे लगाने हैं और उनका विरोध प्रदर्शन करना है, और आपने वो काम पूरा किया भी, जो ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। तो क्या तोमर जी ये बताएँगे कि जिस समय आपकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? किस तरह की यातनाएँ आपको दी गई? किस-किस मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा?
मुसीबत तो ये कम बड़ी नहीं थी कि मुझे रात को थाने में ले जाया गया जी और रात को 12 बजे पीएससी के ट्रक में अकेले मेरठ भेजा गया। जी यानी कि उनकी निगाह में मैं इतना खतरनाक कैदी था कि एक अकेली जीप के बजाय पूरे पीएससी के ट्रक में भेजा गया मुझे। जी ये अपने आप में कम यातना नहीं है। और ट्रक में भी आगे नहीं बैठाया गया, ट्रक में पीछे जहां पीएससी के तमाम सिपाही थे उनके बीच में बैठाया गया और रात को 12 बजे भेजा गया। जी इसका मतलब यह पुलिस दिन में सामूहिक तौर पर सबके सामने ये करते हुए शायद घबरा रही थी कि मुझे भेजेंगे तो लोग कहीं हल्ला ना मचा दें। जी जेल अपने आप में एक बड़ी यातना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि जेल का तो नाम ही बड़ा होता है और आपने तो वहां पे लंबा समय गुजारा है। तो जैसे वहां पे आप गिरफ्तारी के बाद आप लोग वहां पहुंचे, काफी आपको वहां पे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। तो उस समय क्या कभी मन में ये चीजें आई, भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने जो किया गलत किया, इस तरह का मुझे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, मुझे विरोध नहीं करना चाहिए था, क्या कभी पश्चाताप हुआ इन चीजों का कभी जेल के अंदर? मेरे मन में एक पल को भी पश्चाताप नहीं था। जी मैंने आजादी की लड़ाई के इतिहास को पढ़ा है। जी जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी को तिल तिल जला करके जेलों में जी आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि दी है, मेरी स्मृति पे, मेरे दिलो दिमाग पर उनकी यादें छाई हुई थी। जी और मैं आपातकाल के प्रतिरोध में इरादा करके जेल गया। जी पछतावे की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं अपने ऊपर गर्व करता था कि मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े प्रतिरोध की भूमिका में चौधरी चरण सिंह ने जिम्मेदारी दी है। जी और अद्भुत बात यह थी कि सेंसरशिप के कारण प्रेस पे पाबंदी थी। बीबीसी से, लंदन बीबीसी से उसकी खबर थी कि आज संजय गांधी की मीटिंग में ओगी तोमर ने एक व्यवधान डालकर प्रतिरोध में आपातकाल के खिलाफ नारे लगाए, उनकी गिरफ्तारी हो गई। जी ये खबर मेरे लिए बहुत गर्व के लायक खबर थी, लिहाजा मैं पश्चाताप की कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि ये दौर ऐसा था, उस समय प्रेस पर पाबंदी थी, अखबार पर पाबंदी थी, और उस समय तो रेडियो पे खबर आती थी, रेडियो पर भी पाबंदी थी, लेकिन बीबीसी ने जब इस खबर को आपको दिखा तो उत्साह वाकई में आपका एक 4 गुना बढ़ा होगा। क्या तोमर जी आप बताएंगे कि उस समय जिस समय आपकी गिरफ्तारी हुई, परिवार को भी कोई प्रताड़ना झेलनी पड़ी, या परिवार का क्या असर पड़ा परिवार पर उसका? परिवार से तो चूंकि मैं विमुख था, जी परिवार को बीच बीच में पुलिस पूछने जरूर आती थी कि मैं कहाँ हूं। जी प्रताड़ना तो उनकी ज्यादा नहीं की गई, टोका टाकी जरूर थी, पूछताछ की जाती थी कि मेरा पता बताएं। जी घर पे पुलिस का आना ही, जब अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि पुलिस आ रही है घर पे, जी एक तरह का वो भी प्रताड़ना ही होती है। जी बिल्कुल। तो तोमर साहब, ये जो मुकदमा था आपका, जेल में कितने दिन रहे और ये कब ये मुकदमा खारिज हुआ? और जैसे मैं वहां से लौटे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, किस तरह का माहौल था जब आप जेल से छूट कर आए उस दौरान? आपातकाल समाप्ति के बाद मुझे छोड़ा गया, जब सब कैदी छोड़े गए जी और मुकदमे का समापन उसी वक्त स्वाभाविक तौर पर हो गया। जी लेकिन मेरे ऊपर दूसरा एक केस लगाया गया था जो संजय गांधी की मीटिंग वाला था। जी उसमें कुछ दफाएं अलग से भी लगाई गई थी। जी वो आपातकाल खत्म होने के कुछ दिन बाद तक फिर चलता रहा। जी 2-3 झूठे लोगों की तरफ से वो रिपोर्ट बड़ौदा में दर्ज कराई गई थी। जी वो गवाही के तौर पर जा रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। जी तो जैसे घर लौटे, आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, किस तरीके से आपका स्वागत किया गया, क्या चीजें? मेरे घर लौटने पर उससे पहले प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी मेरी, जी
लिहाजा लोगों ने मेरा बहुत भरपूर उत्साह के साथ स्वागत किया और मैं तमाम मेरे जो पुराने साथी थे उन्होंने मुझे दोबारा कॉलेज में दाखिला दिलवाया। जी तमाम छात्रों में मेरी चर्चा फैल चुकी थी। 104 प्रोफेसर थे कॉलेज में, 104 में से 102 ने समर्थन करके मेरे साथ मुझे छात्र संघ अध्यक्ष में बनाने में सपोर्ट किया। जी लिहाजा वो अद्भुत उत्साह का दौर था और मुझे अपरिचित होने के बावजूद तमाम छात्रों ने जबरदस्त वोट करके कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष बनवाया। जी मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बड़ौत में लगभग 5-7 हजार तमाम क्षेत्र के छात्र, आसपास के इंटर कॉलेजों के छात्र और 500-700 आदमी गांवों में से ट्रैक्टर ट्रोलियां लेकर के मेरे जुलूस में शामिल हो गए। स्वागत हो आपका, बहुत पुलिस के जोरदार। लोगों का ये कहना था जी कि इतना बड़ा, इतना शांत प्रिय जुलूस हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरे बाजार में गुजर गया जुलूस, जी एक छात्र ने एक ठेली की केले की फली भी नहीं उठाई। जी तो ये उस वक्त शायद मेरी आपातकाल की जेल के यात्रा का ही छात्रों में प्रभाव था, मेरे सम्मान के प्रति, मेरे मोहब्बत की भावनाओं के प्रति, कि लोग सिर्फ मेरी जुलूस में शामिल थे और मेरी जिंदाबाद लगा रहे। यह आपातकाल की जेल यात्रा का ही प्रतिफल था। तोमर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लंबे समय बाद लोगों से मुलाकात हुई और जिस समय आप जेल में रहे, क्योंकि ये पूरे देश की एक बड़ी घटना रही कि संजय गांधी का विरोध हुआ बड़ौत से और वो विरोध करने वाले ओमवीर तोमर थे, तो पूरे देश में चर्चा फैली और हर व्यक्ति आपके नाम से, आपके चेहरे से वाकिफ हुआ। तो मैं थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि उस समय को आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 50 वर्ष पहले जिस समय देश के लोकतंत्र पर खतरा हुआ, ओमवीर तोमर ने जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस जोश के साथ उसका विरोध जताया, अगर भविष्य में कभी इस तरह से कोई लोकतंत्र पे खतरा दिखाई देता है तो उसका उसी जोश के साथ विरोध किया जाएगा आपकी तरफ से, क्या कहेंगे? आज लोकतंत्र के नाम पर आज व्यक्तिवाद तंत्र चल रहा है। 2 आदमी दिल्ली में बैठे हैं, 1 आदमी लखनऊ में बैठा है। जी 2 दिल्ली का फैसला करते हैं, 1 आदमी लखनऊ में फैसला करता है। जी किसानों की 2 गुना आमदनी होगी, वो बिल्कुल झूठ साबित हुआ। सौभाग्य से मैं आज किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं जी और निडरता के साथ बेखौफ, घोषित आपातकाल है आज देश में। जी लिहाजा मैं इस घोषित आपातकाल में उसी निडरता के साथ जिस आपातकाल में मैं छात्र जीवन में था, जी उसी भावना के साथ, उसी निडरता के साथ, उसी बेखौफ दृष्टिकोण को बना करके मैं आज प्रतिवाद पे हूं और किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। पिछले दिनों में गांव-गांव गया हूं, 90 गांव गया हूं। जी 3 बड़ी पंचायतें छपरौली क्षेत्र में हुई हैं जी किसानों के सवालों पर, और किसान भी आज प्रतिवाद पे खड़ा, विरोध पे खड़ा है। लेकिन तकलीफदेह बात यह है कि सत्ता की तानाशाही के लोग सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने कानों को बंद कर रखा है, सोचने को बंद कर रखा है। जी आज तानाशाही की इंतहा है, प्रशासन का राज है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ मैं और मेरे मित्र डटे हुए हैं मैदान में कि आज नहीं तो कल सरकार के बहरे कानों को खोलकर हमारी बात को सुनना ही पड़ेगा और हम किसानों के साथ जाति नहीं होने देंगे।
जरूरत पड़ी संघर्ष तो करेंगे ही, जरूरत पड़ी तो हम जेल जाने को भी तैयार रहेंगे, हम जेल से नहीं डरते। जी बिल्कुल, आपने लंबा संघर्ष झेला है तोमर जी, और उस आपातकाल के दौरान भी जेल से नहीं डरे थे, और आज भी आप किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आप संपर्क में जुड़े हुए हैं, किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जो उनके मुद्दे हैं उनको उठाने का भी काम कर रहे हैं। अच्छा तोमर जी, मैं एक छोटी सी चीज और जानना चाहूंगा, आज की जो युवा पीढ़ी है उस आपातकाल को खाली इतिहास की किताबों में पढ़कर रह गई, तो युवाओं के लिए अभी फिलहाल क्या संदेश देना चाहेंगे आप? असल में उस वक्त पार्टियां अपने साथ युवा संगठन को बहुत महत्व देती थी। जी सौभाग्य से लोकदल में तो सारी बुनियादी कार्रवाई युवा लोकदल ही करता था। जी जो फैसले युवा लोकदल करता था, चौधरी चरण सिंह जी सारे लोकदल के पार्टी से वही फैसले फॉलो कराते थे। जी हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी, कैंप लगते थे, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता भाषणों के जरिए हमको पूरी विस्तार से राजनीति की पाठ की दुनिया पढ़ाते थे। राजनीति के सारे विगत के जितने नेता थे वो अपने संस्मरण सुना सुना करके हम लोगों के दिलो दिमाग पे राजनीति की एक प्रतिस्थापना करते थे। जी किसानों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर तमाम चिंतन मनन होता था, और फिर कुछ फैसले होते थे कि इनके लिए काम करना है। उनके लिए जरूरी पड़ी जन जागरण के लिए पद यात्राएं हम लोगों ने की है, काम किया है। उन्हीं में से फिर कुछ नेतागण सेलेक्ट होते थे जिनको चुनाव लड़वाने का अवसर मिलता है। जी आज सारी पार्टियों ने ये प्रक्रिया बंद कर दी और उन्होंने केवल यूथ को या तो नारे लगाने लायक संगठन मान लिया गया है, या उनके सामने एक ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। पूंजीवाद के जी जी आदमी की जिंदगी क्या क्या संघर्ष है, क्या तकलीफें हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, ना इसकी जानकारी रखती जी और ना वो निदान की दृष्टि। जी वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का कैसे उपभोग किया जा सकता है, अपने परिवार को कैसे संपन्न बनाया जा सकता है, अपने बच्चों की दुनिया कैसे शानदार बनाई जा सकती है, और जी राजनीति केवल उनके लिए वैभव और शक्ति का प्रतीक बन गई है, आम आदमी के हित का कारक नहीं है आज। जी बिल्कुल तोमर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना एक मानना है, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। जी एक रास्ता है पूंजीवाद का रास्ता, पैसे कमाओ, टिकट प्राप्त करो, रुपया बांट के चुनाव जीतो जी और ऐश करो। एक रास्ता है चौधरी चरण सिंह का दिखाया हुआ रास्ता, जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दिखाया हुआ रास्ता, जयप्रकाश नारायण जी का दिखाया हुआ रास्ता। जी जयप्रकाश नारायण डॉक्टर लोहिया को तमाम सुख वैभव के लालच दिए गए, उन्होंने सबको दरकिनार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम राजनीति में कुछ बड़े काम करने आए हैं। हम उनके लिए राजनीति करने आए जो इस देश का मामूली किसान है, मेहनत कश किसान है, मेहनत कश मजदूर है, आम आदमी है। जब वो संपन्न होगा तभी हम लोगों को राजनीति में ये लगेगा कि हमने कुछ किया। जी आज ये दृष्टिकोण खत्म है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कुछ नौजवानों से कि वो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, इनको प्रेरणा के प्रतीक मान करके कष्ट झेलने के लिए, तकलीफ झेलने के लिए, संघर्ष करने के लिए राजनीति में प्रवेश करें। उन किसानों के लिए जिनके बच्चों के लिए आज माफ करना ना नौकरी है, ना खाने को ठीक से रोटी है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, फौज की स्थायी नौकरी को 4 साल का
अग्निवीर का नाम देकर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी ये सारे मुद्दे बना करके जो लड़ने का इरादा बना करके आ सकते हो नौजवान, वही आगे नेता का स्वरूप ग्रहण करेंगे, सिर्फ एमएलए एमपी बनने का नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं तोमर साहब आपने ठीक कहा। आपातकाल के उस दौर की जो ये बातें हैं सिर्फ इतिहास नहीं है, लोकतंत्र की उस लड़ाई की मिसाल है जो इस देश के हर नागरिक के दिल में जिंदा रहनी चाहिए। तो तोमर साहब, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। आपातकाल के दौरान ओमवीर तोमर जैसे लोगों ने जो साहस दिखाया वो कहीं ना कहीं आज भी मिसाल है, और वो युवाओं को प्रेरणा देता है कि अगर आज भी आपके अधिकारों पर हमला हो, आपके अधिकारों का हनन हो, तो आपको डरना नहीं, निडर होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। जिस तरीके से ओमवीर तोमर ने आपातकाल के समय लड़ाई लड़ी, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई आज भी लड़ने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज अघोषित इमरजेंसी लागू है, तो आज भी वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। लगभग 90 गांवों का वो दौरा कर चुके हैं और युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर भविष्य में कभी लोकतंत्र पर कोई खतरा दिखाई दे तो निडर होकर लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने राष्ट्र की लड़ाई के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।